जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती है हमारे टीवी स्क्रीन पर एक ही खबर छा जाती है। पहाड़ों पर बादल फटा, नदियां उफान पर, शहर डूबे। अभी इसी मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की आपने अनेकों घटना देखी होगी। क्या हर तेज बारिश बादल फटने की घटना होती है? भौतिक विज्ञान कहता है कि आसमान में कोई पानी का गुब्बारा नहीं है जो फटता है। तो बादल फटने की घटना क्या होती है? क्या यह केवल पर्वतों पर होता है कि अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है? और ऐसा क्या होता है कि लाखों लीटर पानी एक साथ नीचे गिर जाता है? हवा का वो कौन सा अपड्रिफ्ट है जो पानी को ऊपर या जल बूंदों को ऊपर रोके रखता है और अचानक छोड़ देता है? आज की क्लास में हम बादल फटने की घटना को डिकोड करेंगे। साथ ही हम बादल फटने की घटना का प्रभाव, उसके पूर्वानुमान में आने वाली चुनौतियां, डॉपलर रडार और संबंधित आपदा प्रबंधन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहली बात कि बादल फटने की घटना आखिर होती क्या है। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहता है यह अत्यधिक स्थानिक और भयावह घटना है। यानी स्थानिक का मतलब कि 10 गुणे 10 किलोमीटर का ग्रिड वाले क्षेत्रफल पर ही होता है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र के अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में 25 से 30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रफल पर भी इसे देखा जाता है। इसके अंतर्गत तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। अब प्रश्न उठता है कि सामान्य वर्षा से इसका अंतर क्या है। तो ध्यान रखिए, सामान्य वर्षा में भी मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन बादल फटने की घटना तभी मानी जाती है जब 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में हो जाती है। यानी 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में हो जानी चाहिए, तभी माना जाएगा कि यह बादल फटने की घटना है। छोटे क्षेत्र में हो जाए तो भी माना जाएगा। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि 50 मिलीमीटर वर्षा 30 मिनट में हो जाए तो भी बादल फटने की घटना मानी जाएगी। अब बादल फटने का भौतिक विज्ञान क्या है, क्या कारण है कि बादल फटता है, इसे हम ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र पर कहीं से आर्द्रता युक्त पौने आ रही हैं और बहुत तेजी से ऊपर उठ रही हैं और ठंडी होकर संघनित हो रही हैं, संघनन हो रहा है और बादल बनता जा रहा है। इस तरह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षा मेघों का निर्माण हो रहा है। हवा का दबाव नीचे से इतना तेज है कि ऊपर बनी पानी की बूंदों यानी बादल को नीचे नहीं आने दिया जा रहा है। और जब बादल में उपस्थित पानी इतने भारी होते हैं कि नीचे की हवा जो ऊपर की ओर दबाव लगा रही है नहीं रोक पाती, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यहां से पानी की बूंदें एक साथ नीचे गिरना शुरू कर देती हैं, जिसे हम बादल फटने की घटना के रूप में देखते हैं यदि यह वर्षा 100 मिलीमीटर एक घंटे में हो जाती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि बादल फटने की घटना। अब दूसरी बात यह है कि क्या यह केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगी? नहीं, अगर हवा कहीं भी, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्र हो, कहीं भी हवा अगर तेजी से ऊपर उठ रही है, बादल बन रहे हैं और एक घंटे में 100 मिलीमीटर की वर्षा हो रही है छोटे क्षेत्र में, तो हम उसे बादल फटने की घटना के अंतर्गत ही देखेंगे। दूसरी बात यहां पर क्या है कि यहां पर जल बूंदों के फंसना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो पानी की बूंदों को ऊपर ही रोक लेती है, इसी को कहते हैं जल बूंदों का फंसना। लैंगम्यूर प्रक्रिया, यह प्रक्रिया वो प्रक्रिया है, जैसे आप यूं समझिए कि बादल बना हुआ है, बादल है, बादल में पानी की बूंदें उपस्थित हैं, इस बादल में पानी की बूंदें उपस्थित हैं और इसमें कुछ बूंदें बड़ी हैं और कुछ बूंदें छोटी छोटी हैं। रास्ते में भी छोटी छोटी बूंदें हैं, रास्ते में ढेर सारी छोटी छोटी बूंदें हैं। तो जब ये बड़ी पानी की बूंद नीचे की ओर गिरती है तो इन छोटी पानी की बूंदों को अपने में समा लेती है, अपने में इकट्ठा कर लेती है, कोलिजन हो जाता है और ये पानी की बूंद धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है
और इसी तरह लाखों पानी की बूंदें गिरती हैं बादल फटने की घटना के अंतर्गत। अचानक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी नीचे गिर जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो पठारी क्षेत्र हो, चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्र हो, अगर हवा ऊपर उठ रही है, संघनन हो रहा है, बादल बन रहा है और नीचे से हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि पानी को नीचे नहीं आने दे रहा है, तो एक सीमा तक हवा का दबाव ऊपर पानी को रोके रखेगा और जैसे ही वो सीमा पार करेगा वैसे ही बादल के अंदर उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में तीव्र गति से नीचे आएंगे, जिसे आप बादल फटने की घटना मानते हो। अब बात करते हैं कि क्या केवल पहाड़ों में बादल फटता है? नहीं, जैसा अभी मैंने बताया ये कहीं भी हो सकता है। वो रेगिस्तानी क्षेत्र भी हो सकता है, वो मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है, वो दिल्ली में भी हो सकता है, वो लखनऊ में भी हो सकता है, यूपी बिहार किसी शहर में हो सकता है। शर्त इतनी है कि 100 मिलीमीटर की वर्षा 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए और छोटे क्षेत्र में होनी चाहिए। बात क्लियर? आप देखिए 2006 में बाड़मेर राजस्थान, आप जानते हो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर भारत के राजस्थान के पाकिस्तान से सटे हुए पश्चिमी जिले हैं। अब इसमें बाड़मेर जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है काफी हद तक, और यहां पर 2006 में बादल फटने की घटना हुई और ये उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बादल फटने की घटना कहीं भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये दुर्लभ है, ऐसा बहुत कम होता है। सामान्यतः बादल फटने के लिए पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा अनुकूल होते हैं क्योंकि उपस्थित पर्वत हवा को रोककर ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं। अब प्रश्न उठता है, कौन कौन सी अनुकूल मौसमी दशाएं हैं जो बादल फटने की घटना को अंजाम देने में सहयोग करती हैं? तो ओरोग्राफिक बैरियर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पर्वत है, अगर यहां पर पर्वत उपस्थित है तो पर्वत एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है हवाओं के सामने और इस ढाल के सहारे हवा तेजी से ऊपर उठ रही है, संघनन हो रहा है और हवा का दबाव इतना है कि पानी नीचे नहीं आ पा रहा है और जब ज्यादा भारी हो जाता है यही पानी, हवा नहीं रोक पाती है तो नीचे गिरता है और बादल फटने की घटना अंजाम होती है। तो पहला क्या होता है, पर्वत का अवरोध एक पहला कारण है जिससे बादल फटने की घटना को देखा जाता है और इसीलिए आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटना को देखा जाता है। दूसरा, मॉनसून ट्रफ का खिसकना। अब जरा देखिए होता क्या है, आप जानते हो कि गर्मियों के समय जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ उत्तरी गोलार्ध और भारत के ऊपर आ जाता है और जिसे आप मॉनसून ट्रफ के रूप में जानते हो। अब ये मॉनसून ट्रफ खिसक कर हिमालय की तलहटी में चला जाता है। यहां से मॉनसून ट्रफ खिसक कर ये चला गया तराई वाले एरिया में। अब आर्द्रता युक्त पौने आगे बढ़ती हैं। आर्द्रता युक्त पौने चाहे वो बंगाल की खाड़ी की हो चाहे अरब सागर की हो, इस मॉनसून ट्रफ या लो प्रेशर सेंटर की ओर आएंगी और यहीं पर पर्वत है तो पर्वतों से टकराकर ये ऊपर उठने लगती हैं और बादल फटने की घटना को अंजाम देती हैं। तीसरी बात है वायु राशियों का अभिसरण। अब आप यूं समझिए कि कोई ठंडी वायु राशि कहीं से आ रही है और दूसरी ओर गर्म वायु राशि है। जब दोनों अभिसरित होंगी तो गर्म वायु राशि तेजी से ऊपर उठती है। ऐसा इसलिए होता है कि ठंडी और गर्म वायु राशियां एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों के गुणों में अंतर है। ठंडी वायु राशि में ताप दाब आर्द्रता और गर्म वायु राशि में ताप दाब आर्द्रता का अंतर होगा। तो ठंडी वायु राशि जब आगे बढ़ती है, गर्म वायु राशि को हिट करती है तो गर्म वायु राशि बहुत तेजी से ऊपर उठती है और जब बहुत तेजी से ऊपर उठती है तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है और तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। और ऐसी वर्षा को देखा गया केदारनाथ त्रासदी के समय 2013 में, जिसमें पछुआ विक्षोभ से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के माध्यम से आई हुई ठंडी हवा अरब सागर से आने वाली गर्म आर्द्र पवनों से टकराती है और केदारनाथ में बादल फटने की घटना होती है। तो ये 3 मुख्य चीजें हैं, एक तो ओरोग्राफिक अवरोध, दूसरा मॉनसून ट्रफ का पर्वतों की ओर यानी तराई भाग में खिसकना और तीसरा वायु राशियों का अभिसरण जो कि बादल फटने की घटना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्या बादल फटने की घटना को समय से पहले नहीं पता लगाया जा सकता? अगर नहीं पता लगाया जा सकता तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण हम नहीं पता लगा पाते हैं या पता लगाने में समय लग जाता है? देखिए, बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान जो है डॉपलर मौसम रडार द्वारा लगाया जाता है। डॉपलर मौसम रडार द्वारा लगाया जाता है। अब डॉपलर मौसम रडार क्या करता है? बादल के घनत्व यानी जल की बूंदों का घनत्व, हवा की गति, हवा की दिशा आदि का मापन करके ये बता पाता है कि बादल फटने की घटना हो सकती है। ठीक, लेकिन डॉपलर रडार 6 से 12 घंटे पहले ही ये बता पाता है कि बादल फटने की घटना होगी। लेकिन बता तो देता है 6 से 12 घंटे पहले, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि आधे घंटे के अंदर ही बादल फटने की घटना हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि मान लीजिए ये पर्वत है और पर्वत पे तीव्र गति से हवा ऊपर उठ रही है, तीव्र गति से संघनन हो रहा, बादल बना और इतना बादल भारी हो गया कि वो तेजी से नीचे गिर गया। तो ये सारा सिस्टम आधे घंटे में हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, पूर्वानुमान में क्या क्या कठिनाई आती है। सबसे पहले छोटा स्केल, यानी बादल फटने की घटना बहुत छोटे क्षेत्रों में हो सकती है। 20 से 25 किलोमीटर या 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले या 25 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एरिया में हो सकती है। और ये छोटा क्षेत्र है और डॉपलर रडार या किसी अन्य सिस्टम द्वारा भी पता लगाया जाना बड़ा कठिन होता है। दूसरी बड़ी समस्या है पहाड़ी अवरोध, यानी ये पहाड़ी अवरोध बीम को ब्लॉक करते हैं। बेसिकली डॉपलर रडार माइक्रोवेव छोड़ता है। अब डॉपलर रडार छोड़ रहा है माइक्रोवेव, मान लीजिए यहां पर डॉपलर रडार माइक्रोवेव छोड़ रहा है। यहां ये पर्वत है, यहां से माइक्रोवेव जा रही हैं, इन पर्वतों से टकराकर वापस आ जा रही हैं और ब्लाइंड स्पॉट बना रही हैं, जिससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहां बादल फटने की घटना हो सकती है या एग्जैक्ट या एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पा रहा है। तो पहाड़ी बाधाएं जो होती हैं वो भी डॉपलर रडार के प्रभाव को सीमित कर देती हैं। इसके बाद जटिल स्थलाकृति पर्वतीय क्षेत्रों की या पहाड़ी क्षेत्रों की। जटिल स्थलाकृति का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग पर्वतीय भाग होते हैं और अलग अलग पर्वतीय भाग में तापमान और वायु दाब का अंतर पाया जाता है। यहां तापमान वायु दाब कुछ और है, यहां तापमान वायु दाब कुछ और है और इतने छोटे स्केल पर मेजर करना बड़ा कठिन होता है और इस कारण से बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन जाती है। अब लीड टाइम में पूर्वानुमान लगाना, जैसा मैंने अभी बताया कि डॉपलर के द्वारा 6 से 12 घंटे के अंदर 6 से 12 घंटे के अंदर ही, यानी बादल फटने की घटना के 6 से 12 घंटे पहले हमें पता चल जाता है और हम सूचना आम जनता को प्रेषण कर सकते हैं 6 से 12 घंटे पहले। लेकिन कभी कभी बादल फटने की घटना आधे घंटे में हो जाती है, तो ये समस्या दिक्कत करेगी। आधे घंटे में हो जाएगी तो बादल फटना कब होने वाला है इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। अब आज के डेट में हम नाउकास्ट तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे 2 से 3 घंटे पहले भी पता चल जाता है। क्योंकि आप देखिए, आधे घंटे में ही सारी कहानी हो जा रही है, आधे घंटे के अंदर सारी कहानी हो जा रही है। अगर 6 से 12 घंटे बाद होने वाली हो तो पता लगा, जब आधे घंटे के अंदर होने वाली हो तो डॉपलर रडार द्वारा नहीं पता लगा जा सकता। और नाउकास्ट भी 2 से 3 घंटे पहले ही बता सकती है। तो इसलिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या है, जिसका समाधान का प्रयास हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। अब बादल फटने की घटना के विनाशकारी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आकस्मिक अचानक बाढ़ आ सकती है। क्यों? 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे में, बड़ी मात्रा में, यानी लाखों लीटर पानी एक जगह पर तीव्र गति से गिर गया तो अचानक बाढ़ आ सकती है। जैसे इसी साल 2026 में हिमाचल प्रदेश के मनाली के सिलिंग नाला में बादल फटने की घटना हुई और आकस्मिक बाढ़ आ गई।
इसके अलावा भूस्खलन हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मलबा पर्वतों से नीचे आएगा तो भूस्खलन हो सकता है, जैसा कि 2023 अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ, उत्तराखंड में हुआ हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में हुआ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि की क्षति, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सड़क, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कृषि योग्य उपजाऊ मिट्टी का अपर्दन और भारी जनधन की हानि होती है बादल फटने की घटना से। तो क्या इसका प्रबंधन, इसका रोकथाम किया जा सकता है? जी हाँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान उपस्थित नहीं है, करने की हिम्मत चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमें हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पर जाके अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमें लगाना पड़ेगा। ये जरूर है कि इसके रखरखाव में, पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाने में समस्या आएंगी, लेकिन हमें अगर इस समस्या से बचना है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भूस्खलन संवेदनशीलता का मैपिंग, यानी ऐसे क्षेत्र जहां भूस्खलन होने की घटना हो सकती है वहां की मैपिंग की जाए और उन क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोका जाए, अन्य निर्माण को रोका जाए, तो इस आपदा से राहत मिल सकती है। इसके अलावा सतत पर्वतीय निर्माण, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें निर्माण करना है तो इको फ्रेंडली और संरचना बनानी पड़ेगी, बायो इंजीनियरिंग ढाल स्थिरीकरण लाना होगा, जल निकासी प्रणालियां सुदृढ़ करनी होगी, साथ ही साथ हमें सामुदायिक स्तर पर तैयारी करनी होगी, यानी हमें समुदाय को जागरूक करना होगा और उन्हें इस आपदा से संबंधित सभी जानकारी समय से पहले उपलब्ध कराना होगा और उन्हें कब कैसे इस आपदा से बचना है, कैसे निकलना है, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का गठन करना होगा, साथ ही साथ उनकी लगातार ट्रेनिंग और मार्क ड्रिल करनी होगी, ताकि अगर आपदा आए तो ये त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम हो पाए। अब आपदा बादल फटने की घटना से संबंधित एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बादल फटने की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 10x10 किलोमीटर के सीमित क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके लिए मुख्य रूप से तीव्र वर्टिकल विकास वाले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड उत्तरदायी होते हैं। यह घटना प्राकृतिक रूप से केवल हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है जो कि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस के हिसाब से अलग अलग शब्दों में, क्योंकि 250 और 200 शब्दों में लिख सकते हो। बादल फटना क्या है? भारत में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। साथ ही इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले 25 से 30 शब्दों में बादल फटने की घटना क्या होती है यह बता देना है आपको। इसके बाद इसके वैज्ञानिक कारण क्या है ये बताने हैं मेन बॉडी के अंतर्गत। फिर इसके प्रभाव को मेन बॉडी के अंतर्गत बता देना है और आगे की राह यानी कंक्लूजन लिखना है। धन्यवाद। आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।